नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य शुद्धि के बारे में बताया था। वाक्य शुद्ध किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उसमें कौन से ऐसे तथ्य होते हैं और जिनका प्रयोग करके वाक्य शुद्ध लिखा जाता है। आज अपन लेते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद जो होते हैं वो अलग अलग आधार पर होते हैं, जैसे कि रचना के आधार पर, दूसरे होते हैं आपके अर्थ के आधार पर, तीसरे होते हैं क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, तो रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर इनके भी कुछ उपभेद होते हैं। जैसे रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल या साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा होता है इसमें संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और क्रिया के आधार पर ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हमने पिछले वीडियो में वाच्य के नाम से पढ़ा था। वो वाच्य जो है कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, तो वो क्रिया के आधार पर वाच्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं रचना के आधार पर। इसमें ये 3 प्रकार हैं, सरल साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन सरल या साधारण वाक्य। तो सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं? हम इसको एक सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण लिया एक, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये आपके पास में वाक्य है। अब इसमें ये देखना है कि ये साधारण है या मिश्रित है या संयुक्त वाक्य है। तो इसमें मैंने बताया था वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उसी के आधार पर ये सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों की पहचान की जाती है। और भी कई शब्द होते हैं जो पहचान के लिए कि संयुक्त वाक्य के अंदर पहचान शब्द होते हैं उनके द्वारा, और मिश्रित वाक्य में भी पहचान शब्द होते हैं। तो वाक्य के जो 2 भाग हैं उसको हम किस प्रकार से इसमें जानेंगे। तो राम जो है ये क्या है, कर्ता, और पुस्तक कर्म है, और पढ़ता है, पढ़ता क्रिया है, और ये इसकी सहायक क्रिया है। ठीक है, तो हम जो भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्ता, फिर प्लस कर्म, फिर प्लस क्रिया आती है। ठीक है, अब हम इसमें देखना है कि वाक्य के जो 2 भाग हैं वो किस प्रकार से हैं। तो जिस उद्देश्य का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उद्देश्य किसे कहते हैं? इसमें वाक्य के भाग,
तो सबसे पहला है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य का मतलब होता है कि जिसके बारे में कुछ वाक्य के अंदर कहा जाता है, यानी वह शब्द जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में है कि राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो राम है ये क्या हो गया? उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि जिसके बारे में हम ये पीछे जो क्रिया हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में हो रही है। तो पुस्तक पढ़ता है कौन? तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? उद्देश्य। अब ये पुस्तक पढ़ता है, ये जो क्रिया हो रही है ये क्या है? विधेय। विधेय का मतलब होता है कि उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। तो राम के बारे में कहा जा रहा है कि पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? विधेय। ठीक है, तो इन दोनों की जो उद्देश्य और विधेय है वो इस प्रकार से होते हैं कि उद्देश्य तो जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उस शब्द को उद्देश्य कहा जाता है, और विधेय जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी वाक्य में कहा जाता है वह विधेय होता है। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों ध्यान रखनी है। आगे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि राम का मित्र श्याम, राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। अब इसमें आपको पहचानना है कि ये साधारण वाक्य है या नहीं, या ये संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। तो देखो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम है ये क्या है? कर्ता, और श्याम भी कर्ता है। अब यहाँ पर जो का मित्र है ये क्या है? कर्ता का विस्तार है। क्या है? कर्ता का विस्तारक। और धार्मिक क्या है? पुस्तकें, ये कर्म है। पुस्तकें क्या है? कर्म है। और धार्मिक क्या है? ये कर्म का विस्तारक है, कर्म का विस्तारक। और पढ़ता है क्या है? क्रिया, और ये सहायक क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ज़्यादा शब्द आया ये किसके लिए आया है? पढ़ता के। तो ये क्रिया का क्या है? क्रिया का विस्तारक है, क्रिया का विस्तारक है। तो कहने का मतलब है कि कर्ता और कर्ता का विस्तारक, कर्म और कर्म का विस्तारक, क्रिया और क्रिया का विस्तारक, ये सब जिसमें आते हैं तो वो सरल या साधारण वाक्य होता है। क्योंकि इसमें देखो उद्देश्य और विधेय किस प्रकार से बनते हैं, तो जितने भी कर्ता और कर्ता का विस्तारक होता है ये सभी क्या होते हैं? उद्देश्य में आते हैं। ये हो गए उद्देश्य। और बाकी जो कर्ता के बारे में कहा जा रहा है कि धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है, ये क्या हो गया? विधेय। क्या हो गया? विधेय। तो इस तरीके से उद्देश्य और विधेय दो भागों के, तो एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सरल और साधारण वाक्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी कि इस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय या एक मुख्य क्रिया होती है। ठीक है,
तो इस तरीके से कर्ता विस्तारक, कर्म विस्तारक और क्रिया विस्तारक शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो एक उद्देश्य या एक विधेय के रूप में होते हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो हुआ आपके सरल और साधारण वाक्य। अब लेते हैं दूसरा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य का मतलब है कि एक से अधिक, किसी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य, एक से अधिक साधारण उपवाक्य स्वतंत्र रूप से साथ में लिखे गए हों, स्वतंत्र रूप से साथ में लिखे गए हों, तो वो होता है संयुक्त वाक्य। तो उदाहरण से हम इसको समझते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में जैसे कि मैंने लिखा राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, लेकिन श्याम लिख रहा है, लिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके सामने वाक्य हैं। अब इसमें क्या पहचान है कि ये संयुक्त वाक्य है? तो देखिए, यहाँ पर जो एक वाक्य होता है, ये एक वाक्य बन गया, उपवाक्य, एक उपवाक्य जिसके अंदर एक उद्देश्य और विधेय है, उपवाक्य। और एक ये उपवाक्य हो गया, तो ये दूसरा उपवाक्य। इसके अंदर भी एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो है तो ये, अगर हम इसको देखें तो राम पढ़ रहा है, ये एक साधारण वाक्य है, श्याम लिख रहा है, ये भी एक साधारण वाक्य है। दोनों आपस में एक ही वाक्य के अंदर लिखे गए हैं और इनको एक साथ लिखने के बीच में एक योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन। तो ये क्या कर रहा है? दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे ही लेकिन के साथ में और भी शब्द होते हैं, जैसे कि किंतु, परंतु, किंतु परंतु, ठीक है, और, या, अथवा, तथा, व और एवं। ऐसे शब्द अगर यहाँ पर बीच में जुड़े हों एक से अधिक साधारण वाक्यों के, उपवाक्यों के बीच में, तो वहाँ पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, तो राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। अगर हम यहाँ पर लेकिन को भी हटा दें और यहाँ पर केवल कॉमा लगा दें, तो भी वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य ही होगा, क्योंकि दो साधारण वाक्य आपस में इस वाक्य के अंदर जोड़े गए हैं। राम पढ़ रहा है, श्याम लिख रहा है। तो इसमें ये कोमा, ये भी क्या कर रहा है? दो साधारण वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो ये पूरा एक वाक्य बनता है। दो उपवाक्य, तीन भी उपवाक्य लिख सकते हैं, चार भी उपवाक्य लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? या तो कोमा, या किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, व और एवं, दो उपवाक्यों के बीच में लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये संयुक्त वाक्य होता है। तो ये आपके समझ में आ गया। इसकी परिभाषा लिखते हैं कि इस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य, एक से अधिक साधारण उपवाक्य साधारण उपवाक्य स्वतंत्र रूप से साथ लिखे
गए हों संयुक्त वाक्य कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से। इसका मतलब क्या है स्वतंत्र? भाई एक से अधिक साधारण उपवाक्य का तो बात समझ में आ गई कि एक से अधिक साधारण उपवाक्य लिख देते हैं एक वाक्य के अंदर। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से का मतलब क्या है? देखो क्या, तो राम पढ़ रहा है और श्याम लिख रहा है। अब इस वाक्य के जरिए हम समझते हैं कि ये स्वतंत्र रूप क्या होता है। तो देखो राम पढ़ रहा है, इसमें भी एक उद्देश्य है, एक विधेय है, ये उद्देश्य है, ये विधेय है, और श्याम उद्देश्य है और ये विधेय है। तो अगर हम एक उपवाक्य को हटा देते हैं, जैसे ये हट गया, तो इस वाक्य में कोई असर नहीं होता है। राम पढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? एक स्वतंत्र रूप से उपवाक्य हो गया। अब इस उपवाक्य नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? एक वाक्य कहा जाएगा। तो इस तरीके से अगर एक से अधिक उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक को हटा देंगे तो उस वाक्य पर कोई असर नहीं होगा, तो वो होता है स्वतंत्र रूप। ठीक है, तो इस तरीके से ये संयुक्त वाक्य बनते हैं। अब तीसरा लेते हैं अपन मिश्रित वाक्य। मिश्रित, मिश्रित यानी मिला हुआ, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वे होते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य के साथ में, एक प्रधान उपवाक्य के साथ में आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। यानी एक प्रधान उपवाक्य होता है, उसके साथ में वो आश्रित होता है उपवाक्य। यानी आश्रित उपवाक्य को हटा देने से प्रधान उपवाक्य पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन प्रधान उपवाक्य अगर हट गया और आश्रित उपवाक्य रह गया तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो आश्रित है। तो आश्रित जो होता है वो किसके ऊपर हो रहा है? आश्रित। तो वो अगर हट जाता है तो वो आश्रित का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो प्रधान उपवाक्य ही इसमें मुख्य होता है। तो उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये मिश्रित वाक्य बनते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। ठीक है, यह आपके पास में एक वाक्य है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब यहाँ पर देखो, गांधी जी ने कहा, यहाँ तक ये क्या है? ये है आपका उद्देश्य। और दूसरा जो वाक्य है ये है, इसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, ये उद्देश्य प्लस विधेय, और ये आश्रित उपवाक्य होता है। ये क्या हो गया? प्रधान, प्रधान उपवाक्य, और ये हो गया आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्योंकि प्रधान उपवाक्य पर ये आश्रित उपवाक्य टिका हुआ है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यानी गांधी जी ने कहा, ये प्रधान हो गया, और सदा सत्य बोलो जो गांधी जी कह रहे हैं ये आश्रित हो गया।
तो यहाँ पर जो की शब्द है ये क्या कर रहा है, योजक का काम कर रहा है। योजक यानी आपस में आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे और भी शब्द हैं इसमें, की के अलावा क्योंकि भी लिख सकते हैं, जिसे भी लिख सकते हैं, जिन्हें भी, जितना, जिसका, जैसे, वैसे, ज्यों, जब, तब। तो ये जो पहचान है ये मिश्रित वाक्य की पहचान होती है। तो इसमें लिख देता हूँ मैं पहचान। की शब्द होता है क्योंकि, जैसे, वैसे, जिसका, जितना, जब, तब, जिन्हें, ये शब्द योजक होते हैं जो प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य को जोड़ा करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें क्या होता है, क्या ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रधान उपवाक्य आगे हो, पीछे भी प्रधान उपवाक्य हो सकता है। अब इसमें देखो, जिसकी और उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर किस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसकी भैंस। ये क्या हो गया, प्रधान वाक्य हो गया, और ये आश्रित उपवाक्य हो गया। और यहाँ पर जो शब्द हैं जिसकी और उसकी, ये शब्द क्या कर रहे हैं, ये इसकी पहचान बताते हैं कि ये मिश्रित वाक्य है। तो इस तरीके से ये जो रचना के आधार पर हैं सरल व साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं। इनको आप नोटबुक में नोट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे, और इनके उदाहरण आपको नोटबुक में मिल जाएंगे, और उन उदाहरणों को देखते हुए आप उनकी पहचान करेंगे कि ये सरल वाक्य है या साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। ठीक है, धन्यवाद।